बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रोकैरियोट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन साइंटिस्ट का जिन्होंने अहम रोल प्ले किया क्लासिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है लिनियस। अब लिनियस भाई साहब ने 2 किंगडम सिस्टम बनाए। इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप का नाम होगा किंगडम प्लांटी जबकि दूसरे ग्रुप का नाम होगा किंगडम एनिमलिया। ये ग्रुप जो बनाए गए हैं इनके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि ऐसे जानदार जिनके पास सेल वॉल होगी उनको हम प्लांटी ग्रुप में रखेंगे और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनको हम एनिमलिया ग्रुप में रखेंगे। और दूसरा फीचर ये कि जो लोकोमोशन नहीं कर सकते वो प्लांटी कहलाएंगे और जो लोकोमोशन कर सकते हैं वो किंगडम एनिमलिया कहलाएगा। तो जितने भी जानदार थे उन्होंने 2 ग्रुप बनाकर तमाम तर जानदार इन 2 ग्रुप के अंदर फिट कर दिए कैरोलस लिनियस भाई साहब ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है हैकेल। अब हैकेल भाई साहब ने कहा कि हमारे पास सिर्फ ऐसे जानदार नहीं है जो कि प्लांटी और एनिमलिया है। कुछ ऐसे भी जानदार है ऐसे भी जानदार देखे गए हैं जिनके अंदर प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक भी है और एनिमल वाले कैरेक्टरिस्टिक भी है। उनको अलग ग्रुप में रखने की जरूरत है, इसलिए एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा जिसका नाम होगा प्रोटिस्टा। तो इस तरह से तीसरा ग्रुप जो है वजूद में आता है जिसका नाम प्रोटिस्टा है। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर प्लांटी और एनिमलिया वाले खुसूसियतें हैं उनको हमने प्रोटिस्टा के ग्रुप में रखा और ये किंगडम सिस्टम हमें हैकेल भाई साहब ने बताया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है चेटन। अब चेटन ने कहा कि हम यूं करेंगे कि जितने भी जानदार इस दुनिया के अंदर है हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जानदार है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं और कौन से ऐसे जानदार है जो कि यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। इस हिसाब से हम 2 बड़े एम्पायर बनाएंगे। तो 2 एम्पायर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया वो चेतन भाई साहब ने दिया। उन्होंने कहा इस धरती के ऊपर 2 ही ग्रुप है, एक का नाम है प्रोकैरियोटा जबकि दूसरे का नाम यूकैरियोटा है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है कॉपलैन। कॉपलैंड ने बताया कि 3 किंगडम नहीं, अब हम बनाएंगे 4 किंगडम सिस्टम। तो 4 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें दिया कॉपलैंड भाई साहब ने। तो 4 किंगडम के अंदर ये जो चौथा किंगडम आपको नजर आएगा उसका नाम है मोनेरा। इससे पहले हमने 3 डिस्कस किए हैं, एनिमलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। अब हुआ कुछ यूं कि बाद में रिसर्च की गई, पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वजूद में आया और देखा गया जो प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार पड़े हुए हैं उनके अंदर 2 किस्म के जानदार हमें नजर आ रहे हैं। एक ये है ऐसे जानदार जो कि यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं और एक ऐसे हैं जिनको हमने नाम दिया था प्रोकैरियोटिक सेल का। अब प्रोटिस्टा ग्रुप को तोड़ा गया 2 हिस्सों में कि प्रोटिस्टा के अंदर भी ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक भी है और प्रोकैरियोटिक भी है। उनमें से जो प्रोकैरियोटिक वाले जानदार थे जिनको हम लोअर प्रोटिस्टा भी कह रहे थे उनको उठाकर अलग ग्रुप में डाल दिया गया जिसका नाम किंगडम मोनेरा था। रिमेनिंग जानदार जो कि यूकैरियोटिक सेल के बने हुए थे उनको प्रोटिस्टा में ही रहने दिया और प्लांटी और एनिमलिया किंगडम जैसे थे वैसे ही रहे। इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट पेश किया गया जिस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट एच विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम बनाए। अब जो 5 किंगडम सिस्टम बनाए उन 5 किंगडम सिस्टम के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक नया ग्रुप नजर आ रहा है फंजाई। अब फंजाई को पहले हमने रखा था प्लांटी ग्रुप के अंदर क्योंकि ये एक ही जगह पर खड़ा रहता है और उनके पास सेल वाल है। बाद में पता चला कि ये जो हमने प्लांटी ग्रुप के अंदर जो फंजाई रखा है मगर फंजाई के जो फीचर है वो तो प्लांटी से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि फंजाई जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता जबकि प्लांटी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दोनों एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? दोनों की सेल वाल के अंदर फर्क नजर आ रहा है तो दोनों एक ग्रुप में नहीं आ सकते। तो इस तरह से एक नया ग्रुप वजूद में आया जिसका नाम किंगडम फंजाई था। तो अभी तक जो है रिसेंट पास्ट तक हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया जो कि रॉबर्ट एच विटेकर की जो है क्लासिफिकेशन थी। अभी तक हमने थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री देखी, किंगडम सिस्टम कैसे बने या एम्पायर कैसे बने। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि है 3 डोमेन सिस्टम। अब सन 1990s में वूज नाम का एक साइंटिस्ट अपने फ्रेंड के साथ 3 डोमेन सिस्टम पेश करता है क्लासिफिकेशन का। यह सिस्टम कैसे बना ये समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है जिस बेस पर हम करेंगे वो बेस होगा डिफरेंस ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के अंदर जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती है उनकी हमें स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन उनके कंपोजिशन को देखना होगा। इस लिहाज से हमें क्लासिफिकेशन करनी होगी। तो देखा गया सब सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी है, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हुए इन साइंटिस्ट ने जो है वो 3 डोमेन बनाए और उन 3 डोमेन्स का नाम था आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया। अब जो यूकेरिया डोमेन है इसके अंदर जो है वो 4 किंगडम आ जाते हैं जिसके अंदर प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया आएगा।
before we go through the topic phylogeny of prokaryote, we must know the definition of phylogeny. अब phylogeny की definition क्या है? phylogeny कहते हैं evolutionary history के बारे में स्टडी करना, और ये स्टडी करना कि स्पीशीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हमें पता है एक जानदार दूसरे जानदार से इवॉल्व हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से, और रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं एम्फीबिया से, और एम्फीबिया इवॉल्व हुए हैं फिशेस से। इस तरह से इनको अगर हम ट्रेस करते जाएं तो इनकी हमें एक हिस्ट्री मालूम होगी, और हमें ये भी समझ में आएगा कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें जो स्पीशीज है जानदार, बहुत सारी स्पीशीज जो हमें नजर आ रही है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब स्पीशीज का रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करें और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़े कि जानदार कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसी को हम नाम देते हैं फाइलोजेनी का। तो थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स की जो है वो फाइलोजेनी क्या है, ये कहाँ से ओरिजिन हुए, इनकी ओरिजिनेशन कहाँ से। इस तस्वीर को भी पहले देख लेते हैं कि यहाँ कोई कॉमन एंसेस्टर है, इसी से आगे चलकर आर्की बने, और इसी से आगे चलकर बैक्टीरिया बने, और इसी से ही आगे चलकर यूकेरिया भी बने। तो कहने का मतलब है कि इसकी स्टडी को हमें समझना है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप है स्पीशीज के दरमियान कैसा है, इसी को हम नाम देते हैं फाइलोजेनी का। तो कहा जाता है जो सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुई, जो फर्स्ट इनहेबिटेट थे, जो फर्स्ट जानदार वजूद में आए, वो प्रोकैरियोट थे। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ जो अर्थ पर हमें नजर आती है वो प्रोकैरियोट्स थी। अब ये लाइफ जब वजूद में आई, उस टाइम जो इन्वायरमेंट था हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर, वहाँ बताते हैं कि हाई रेडिएशन थी और ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम था, और इस कम ऑक्सीजन के अंदर और हाई रेडिएशन के अंदर भी ये प्रोकैरियोट सर्वाइव कर रहे थे। हम पढ़ रहे हैं फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स, और इस स्लाइड के अंदर हम इवोल्यूशनरी ओरिजिन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये वजूद में प्रोकैरियोट्स कैसे आए। तो सबसे पहले एक जानदार वजूद में आया जिनका नाम था प्रोटोबायोंट। अब प्रोटोबायोंट ही ऐसा जानदार है जहाँ से आगे चलकर क्या वजूद में आएंगे भाई, वो आएंगे प्रोकैरियोट्स। अब प्रोटोबायोंट के बारे में कहा जाता है कि ये इसका दूसरा नाम है प्रोटोसेल। ये जो प्रोटोसेल है, अगर गौर से अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये ऐसा नजर आएगा जैसे यहाँ दिखाया गया है। इसके अंदर आपको एक आरएनए का मॉलिक्यूल नजर आएगा, और इसके दरमियान इसके आउटर कवरिंग में एक आपको फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन नजर आएगी। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो कि एक अर्ली सेल की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम प्रोटोसेल या फिर प्रोटोबायोंट एंसेस्टर का नाम भी देते हैं। तो इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए है और फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो इस तरह से थी, और इसी के अंदर तब्दीली आई, और आगे चलकर क्या बनेंगे, आगे चलकर बनेंगे प्रोकैरियोट्स। तो यही बातें यहाँ लिखी हुई है कि ये इवॉल्व हुए जानदार प्रोकैरियोट्स प्रोटोबायोंट एंसेस्टर से, और ये जो है आगे चलकर इन्होंने बनाया माइक्रोबियल मेट, जो कि जिनका एविडेंस में नजर आता है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जो हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं वहां से। अब ये माइक्रोबियल मेट्स क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबियल मेट्स। अब माइक्रोबियल मेट्स के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि ये और कुछ नहीं, ये एक मल्टी लेयर शीट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बनी हुई है। जब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बहुत सारे आर्की और बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, या सिर्फ बैक्टीरिया होंगे, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर मल्टीपल लेयर बनाएंगे, और इन्हीं मल्टीपल लेयर को हम नाम देंगे माइक्रोबियल मेट्स का। अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होगा, ये बता रहे हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे भाई, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि थिक और स्टिकी होगा, जो कि ये माइक्रोब्स बनाएंगे। और ये हमें कहाँ नजर आएगा, ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स किसे कहेंगे थोड़ा ये समझ लेते हैं। ये जो ओशियन है, ओशियन के नीचे आपको ये क्रस्ट नजर आ रही है, इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको यहाँ मैग्मा नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी थिकनेस कम है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हीट नजर आएगी। अगर यहाँ पर अगर कोई क्रैक आ जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर आएगी, और इसी को हम नाम देते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट का। और इसके अंदर जो है बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो माइक्रोबियल मेट्स है, ये आपको कहाँ नजर आएगा, ये नियर द हाइड्रोथर्मल वेंट नजर आएगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। अब ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड जब बहुत सारे ये माइक्रोब्स आएंगे और वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो जो कि स्टिकी होगा और थिक होगा, ये मिलकर आगे चलकर अगर इनका जो एनवायरनमेंट है वो ड्राई हो रहा है, तो ये माइक्रोबियल मेट ड्राई होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा स्ट्रोमेटोलाइट। अब स्ट्रोमेटोलाइट और कुछ नहीं, ये अर्लीस्ट फॉसिल लाइफ का रिकॉर्ड है हमारे पास, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोबियल मेट्स जो होते हैं
वो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, मल्टी लेयर शीट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिनसे स्टिकी मटेरियल और थिक मटेरियल सीक्रेट होगा, जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और ये आपको कहाँ नजर आएगा, ये हाइड्रोथर्मल वेंट के नियर नजर आएगा, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर ये मेट अगर जो है हाइड्रो माइक्रोबियल मेट अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम स्ट्रोमेटोलाइट होगा। और ये स्ट्रोमेटोलाइट जो आपको यहाँ पर बड़े बड़े आपको चट्टानें नजर आ रही हैं, थिक लेयर नजर आ रही हैं, यही स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, जो कि अर्लीस्ट फॉसिल्स रिकॉर्ड है हमारी लाइफ का। इस स्लाइड के अंदर हम एवोल्यूशन ऑफ हायर ऑटोट्रॉफ का जिक्र करेंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया है, यहीं से इवोल्यूशन होती है और आगे चलकर यहाँ से बनते हैं हायर ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है, उनके अंदर डेवलप होगा एक पिगमेंट सिस्टम। और ना सिर्फ पिगमेंट सिस्टम होगा जिसकी वजह से डिफरेंट कलर इनके अंदर नजर आएंगे, डिफरेंट पिगमेंट नजर आएंगे, बल्कि इसके साथ साथ ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो हमें पता है वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी कर सकते हैं। तो इनकी जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से होती है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारे पास ग्रीन अल्जी है या साइनोबैक्टीरिया का नाम जिसको हम दे सकते हैं। यहाँ से आगे चलकर बनेंगे ब्रायोफाइट, जिसका एक एग्जाम्पल बताया गया है कि वहाँ पर मोसिस जो है वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। यहाँ से ब्रायोफाइट बनेंगे, जो कि इसको हम एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं क्योंकि वो पानी और खुशकी दोनों जगह पर रहता है। रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी है। इसके अलावा आगे चलकर इनकी इवोल्यूशन होगी तो ट्रेकोफाइट बनेंगे, जिसके अंदर ट्रेकोफाइट्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर मोनोकोट और डाइकोट्स आ जाते हैं। तो ये जो मोनोकोट और डाइकोट जो है ये ट्रेकोफाइट्स है और ये वेल डेवलप्ड प्लांट है जो आजकल बहुत ज़्यादा हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से इनकी इवोल्यूशन होती है कि एक साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी है, यहाँ से आगे चलकर मॉडर्न प्लांट हमें नजर आएंगे। इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बॉक्स को डिस्कस करें। इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं और ये सिम्बायोंट भी है। डिकम्पोजर्स ऐसे किस्म के बैक्टीरिया होंगे जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये अटैक करेंगे और उनके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उनको ये डिकम्पोज करके रिसाइकलिंग करवाएंगे मैटर की। और उसके अलावा सिम्बायोंट कहते हैं जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हों। उनमें से अगर एक बैक्टीरिया है, कोई एक और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उन दोनों को मिलाकर अगर हम एक टर्म बनाए तो उनको हम सिम्बायोंट का नाम देंगे। तो सिम्बायोंट के अंदर आगे चलकर हम फर्दर कैटेगरीज को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअलिस्टिक या फिर पैरासाइटिक या फिर कमेंसलिस्टिक जो है ना के एसोसिएशंस हो सकते हैं। म्यूचुअलिस्टिक ऐसे किस्म की एसोसिएशन होगी जिसमें अगर एक बैक्टीरिया किसी और जानदार के साथ रह रहा है तो दोनों एक दूसरे को फायदा देंगे। जबकि कमेंसलिस्टिक की अगर बात करें तो एक को फायदा जबकि दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। पैरासाइटिक का मतलब ये होगा कि एक को नुकसान जबकि दूसरे को फायदा होगा। तो अब इस स्लाइड के अंदर दोबारा वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया है जिसको हम प्रोकैरियोट का नाम दे रहे हैं, कि इसके अंदर एडाप्टेशन और इनके अंदर जेनेटिक्स का क्या रोल है। तो अगर हम बात करें एडाप्टेशंस की, तो जितना भी डिफिकल्ट इन्वायरमेंट हो ये उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडाप्ट करने की हाईली सलाहियत रखते हैं। और ये क्यों मुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से इनके अंदर एडाप्टेबिलिटी का रेट हमें बहुत ज़्यादा नजर आएगा। एक एग्जाम्पल के से बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई या एस्चुरिका कोलाई बैक्टीरिया भी हम कहते हैं। इनके पास 5000 जीन्स होती हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंट म्यूटेशन होती रहती है, और ये म्यूटेशन इनके लिए बेनिफिशियल है कि वो हर किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर इनको सर्वाइव करने में अहम रोल प्ले करें। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।